थर्ड आई न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद, मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है विनोद रिंगानिया। आज के विशेष कार्यक्रम में हम पुस्तक पर चर्चा करेंगे। विनोद रिंगानिया द्वारा लिखित पुस्तक असम कहाँ से कहाँ गुजर गया, इस पुस्तक पर आज हम चर्चा करेंगे। विनोद, उसके पहले चर्चा शुरू करें उसके पहले मैं विनोद जी के बारे में संक्षिप्त उनका परिचय देना चाहूँगा। विनोद जी का जन्म वर्ष 1962 में असम के बरपेटा रोड में हुआ था। मूल रूप से कहानी लिखते हैं, पैसे से पत्रकार हैं। पत्रकार के रूप में उन्होंने पूर्वांचल प्रहरी, दैनिक पूर्वोदय, सप्त सेतु, पूरब आदि का प्रकाशन किया, संपादन किया। BBC असम के लिए भी काम किया और असम के अमूमन सभी प्रमुख कवियों की कविताओं का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। उनकी प्रकाशित जो कृतियां हैं उनमें प्रमुख यात्रा संस्मरण है, ट्रेन टू बांग्लादेश, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कवि हरे कृष्ण डेका का अनुदित कविता संग्रह कोई दूसरा, और इसके अलावा घूमने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। 12 अलग अलग देशों की उन्होंने यात्राएं की है। संस्मरण उनके भी लिखेंगे ऐसे हम उम्मीद करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उनकी किताब असम कहाँ से कहाँ गुजर गया। विनोद जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। किताब का शीर्षक आपने दिया असम कहाँ से कहाँ गुजर गया, खत बताते कहाँ से गुजर गया, खत बताते असम के संघर्ष और संस्कृति की कहानी। इस शीर्षक के क्या मायने हैं? इस शीर्षक का मायने है कि असम जो इसमें पिछले 30-40 सालों की जो असम का जो सफ़र रहा है उसकी गाथा है। तो ये कहाँ से गुजर गया, यानी इसमें जो उतार चढ़ाव आया है उसकी कहानी है। इसमें आपने शीर्षक दिए हैं जो तरतीब, जो क्रोनोलॉजी है, जो जी कंटेंट्स जो है, असम भूगोल का बंदी। भूगोल का बंदी से क्या बताना चाहते हैं आप? इसका मतलब ये हो गया कि असम भौगोलिक रूप से एक तरह से बंदी रहा है, क्योंकि जब ह्वेनसांग यहाँ आया तो वो चाइना के काफ़ी करीब पहुँच गया। लेकिन यहाँ आकर वो लिखता है कि मैं घर से इतनी दूर हूँ, क्योंकि इधर से चाइना जाने का रास्ता नहीं था। वो अफ़गानिस्तान से घूम कर आया और वापस घूम कर ही गया। इतने पास आकर भी वो यहाँ से अपने घर नहीं जा सकता। तो ये एक तरह से कोने में बसा हुआ देश है। और आज के दिन भारत के पार्टीशन होने के बाद ये चीज़ और शिद्दत से लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें कलकत्ता के वो इतने पास है, लेकिन कलकत्ता जाने के लिए पूरा उन्हें घूम कर जाना पड़ता है। तो इसके कारण, या फिर जो चट्टगांग पोर्ट है, पोर्ट के वो इतना पास है लेकिन वहाँ से सामान आ नहीं सकता। वो सामान आता है कलकत्ता पोर्ट या मुंबई पोर्ट पर कोई सामान उतरता है, वो फिर घूम कर इधर से आता है। तो ये भूगोल का बंदी है, जो चारों तरफ से भौगोलिक रूप से इसे नुकसान उठाना पड़ रहा है। और बहुत सारी इसकी जो आज बहुत सारे इश्यू बोलते हैं आजकल की भाषा में, तो वो जो है उसका कारण इसका भूगोल है। डिसएडवांटेजेस पोजीशन में भौगोलिक रूप से। चिकन स्नेक से केवल पतली पट्टी से भारत से नहीं, वो तो चिकन नेट तो आज की बात है 1947 के बाद। वो पहले से ही इस तरह से इसके जो मैंने नुकसान उठाना पड़ रहा है इसे। आपने फिर असम के बारे में जो तरतीब में आपने लिखा है कि अल्फा असफल हो गया। अल्फा असफल क्यों हुआ? वैसे तो काफ़ी बातें हैं, पर हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि अल्फा का जो एक मूवमेंट चला था, अल्फा का जो एक काल था, वो सब हम लोगों ने देखा है, कई लोगों ने उसको भोगा कहेंगे। तो अल्फा असफल क्यों हुआ, कैसे हुआ? देखिए, इस पुस्तक में मैंने जो पिछले 30-40 सालों में, यानी 1989 समझ लीजिए, तो उसके बाद की सारी घटनाओं को लिखने का प्रयास किया है। और इसकी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस मुख्य रूप से है असम के बाहर के लोग। तो असम के लोगों को इसमें पढ़ के ऐसा लगता है कि लग सकता है कि ओह, ये तो हम जानते थे। और लेकिन भारत के लोग जो असम के बाहर रहते हैं उनको बहुत छोटी छोटी बातों का पता नहीं होता है, और मिस इन्फॉर्मेशन, गलत रूप से पता होता है कि वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है। ये मेरी कई लोगों से बात हुई बाहर जो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे कई चीज़ें, कई हमारी गलतफहमियाँ दूर हो गई। अब अल्फ़ा ही है, इसका नाम ही समझ लीजिए। कोई बोलते हैं आपको उल्फ़ा लिखना चाहिए था, तो मैंने कहा उल्फ़ा नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि अब जब हम लिखते हैं यू अल्टीमेट, तो अल्टीमेट बोलते हैं, उसे उल्टीमेट नहीं बोलते हैं। 1 नंबर। 2 नंबर, जब यहाँ के लोग उसे अल्फ़ा बोलते हैं तो हम कौन होते हैं उसे उल्फ़ा करने वाले? तो ये एक हिंदी पट्टी की एक क्या कहेंगे डोमिनेशन की प्रवृत्ति है।
तो नामों को अपने हिसाब से बदल देना, ज़बरदस्ती थोप देना। और तो ये तो हुआ अल्फ़ा बनाम उल्फ़ा पर बात। अब है अल्फ़ा असफल क्यों हो गया। तो ये बहुत लंबी बात है, इसमें मैंने लिखने का प्रयास किया है। इसमें असफल क्यों हो गया, तो इसकी असफलता उसके जन्म में ही लिखी हुई है, क्योंकि उनकी जो मांग है, मुख्य मांग असम को आज़ाद कराना। तो असम को आज़ाद करना वो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, सिंपल चीज़ नहीं। आज नेपाल आज़ाद है, लेकिन यदि नहीं होता आज़ाद कराने की बात कहते, बांग्लादेश आज अलग देश है लेकिन नहीं होता वो अलग देश बनाने की बात कहते, तो वो जितनी सिंपल है, असम को तथाकथित स्वाधीन कराना इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि इसके चारों तरफ दूसरे राज्य घिरे हैं। तो भारत से बात करने से पहले जो स्वाधीनता मांग रहे हैं उनको उन राज्यों से बात करना पड़ता कि भैया आप हमारी स्वाधीनता में सहयोग दीजिए। वो बोलते हैं सहयोग कैसे देंगे, हम तो अलग होना नहीं चाहते हैं, तो हम बेंगलोर कैसे जाएंगे, हम कलकत्ता कैसे जाएंगे, हमें तो भारत से मतलब है, हमें भारत में रहना है। और आप बीच में एक भूगोल अलग से आप अलग देश बनना चाहते हैं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तब उनको समझाना पड़ता कि हम सब मिलकर अलग होते हैं, फिर अपना कोई यूनाइटेड स्टेट्स जैसा कुछ बना लेते हैं। तो फिर भारत सरकार से, ये सारी कल्पना की बात है, तो फिर भारत सरकार से बातचीत बंद हो जाती और इन 6 राज्यों से, 7 राज्यों से बातचीत होती कि भाई आप हमारा समर्थन कीजिए, स्वाधीनता का समर्थन कीजिए। तो एक तो ये है। इसके बाद बहुत सारी बातें मैंने इस पर लिखी है, जैसे इसमें जो भर्ती हुए हैं लोग, जो कैडर भर्ती होते थे, तो वो कैडर इतने बचकाना हरकतें करते थे। एक जैसे मैंने लिखा है कि एक बच्चा, तो नलबाड़ी जिले का एक बच्चा इसलिए भर्ती हुआ कि बाद में वो अपनी गर्लफ्रेंड को तब वो जब हेलीकॉप्टर लेकर आएगा और अपने गांव में उतरेगा, तब उसकी गर्लफ्रेंड देखती रह जाएगी, अरे ये इसे जैसे मैंने समझा था वैसा नहीं है, बहुत ऊँची चीज़ है, जबकि वो मैट्रिक फेल था। तो ऐसी चीज़ें हैं। फिर वो बहुत सारे नोट, वहाँ ऐसे नोट गिनने को मिलेंगे, ऐसे नोट ही नोट रहेंगे जिन्होंने बहुत अलग तरह की रुमानियत थी लोगों में, रुमानियत के कारण। इसका मैंने फिर तुलना किया है मणिपुर के जो अलगाववादी हैं उनके साथ। तो वहाँ कहते हैं कि इनको ग्रेजुएट या ऐसी उनकी शिक्षा होनी पड़ेगी, फिर उनके माँ बाप से लिखवा कर लाना होगा कि नहीं हम अपनी इजाज़त दे रहे हैं इसे जाने के लिए। माँ बाप को पूछ लिया जाता था आपको कोई आपत्ति नहीं है ना, फिर हमारे ये उद्देश्य है, ऐसे ऐसे इसमें कष्ट होगा, श्रम होगा, सारी बातें समझा दी जाती थी। तो क्या है, अल्फा से जितने ज़्यादा लोगों ने सरेंडर किया, सरकार के साथ आए और अपने संगठन के साथ उन्होंने संगठन के लोगों को पकड़वाया, पूर्वोत्तर के मैं जहाँ तक समझता हूँ दूसरे किसी संगठन में इस तरह से नहीं हुआ। तो ये भी एक असफल होने का बहुत बड़ा कारण है। और आपने ये भी लिखा कि अल्फा ने जो धनुगाई का एक कार्यक्रम शुरू किया था, उसको इतने बड़े पैमाने पे शुरू कर दिया कि वो दिल्ली वालों की नज़र में भी आ गए थे जब चंद्रशेखर की सरकार आई थी और यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ था आर्मी का। धन उगाही के कारण सरकार की नज़र में नहीं आई, क्योंकि यही है कारण कि बहुत देरी से सरकार की नज़र में आया, क्योंकि धन उगाही होती है तो उसे सरकार के कान पर जूं नहीं लगता। सरकार के कान पर जूं तब रेंगती है जब उसे लगता है कि इसकी पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, इसके मिलिट्री पर आक्रमण हो रहे हैं, इसके जो ONGC वगैरह के जो प्रतिष्ठान है उन पर आक्रमण हो रहे हैं, तब सरकार पर जूं रेंगती है। क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत सालों तक इस तरह से धन उगाही होती रही, लेकिन सरकार को लगा छोटी मोटी वो है, वहाँ का SP संभाल लेगा, वहाँ के तो राज्य सरकार की चीज़ें हैं छोटी, तो उस चीज़ को महत्व नहीं दिया जाता था। और धन उगाही यहाँ बहुत बड़े पूंजीपति है नहीं, बहुत बड़ी पूंजी यहाँ है नहीं, तो छोटे छोटे पूंजीपतियों से, छोटे दुकानदारों से, व्यापारियों से पैसा उगाया जाता था। उनके इतनी आवाज़ नहीं है कि उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँच सके, वो अपने काम में मस्त रहते हैं, तो उनकी आवाज़ का जो दिल्ली का सत्ता प्रतिष्ठान है वहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँचती नहीं थी। इसलिए बहुत देर से अल्फा की समस्या की जो गंभीरता है उसे केंद्र सरकार ने समझा। वो तो ऐसा है जैसे मैंने लिखा कि अल्फा के अंदर ही, इसके जन्म में ही इसके असफलता के बीज थे, इसलिए असफल हो गया। वरना सरकारों ने तो काफ़ी उसको छूट दे दी थी कि सफल होने के लिए काफ़ी इजाज़त दे दी थी। आपने लिखा है कि जैसे अल्फा का भी जब जन्म हुआ था तो एक ही वो बात कहते थे कि पूर्वोत्तर खासकर असम के साथ शोषण होता है, केंद्र उनके साथ शौचेला व्यवहार करता है और असम मेनलैंड के लोग हैं वो असम के लोगों को, पूर्वोत्तर के लोगों को एक हे दृष्टि से देखते हैं, उनके ऊपर नस्लीय टिप्पणियां करते हैं। ये एक बात आज भी कॉमन है, उस दौर में भी कॉमन थी। तो आपने एक तरतीब में लिखा है कि क्या है पूर्वोत्तर के शोषण की असली कहानी। ये बात तो आज तक चलती थी, अब हालांकि कम हुई है, पर आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है पूर्वोत्तर भारत में, असम में भी, जो आज भी ये मानता है कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारे संसाधनों को
यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है, बाहर के लोग हमारी चीज़ों को, हमारे संसाधनों को ले जा रहे हैं, हमारे यहाँ की जो नौकरियाँ हैं उनके ऊपर वो काबिज हो रहे हैं। तो शोषण की असली कहानी क्या है, क्या इसमें लिखा आपने? हाँ, देखिए, मैंने शोषण को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, यानी तथाकथित शोषण। तो ये शोषण की जो बात है, इससे क्या होता है, जो पॉलिटिशियन है उनको लाभ होता है, जिनको इस तरह की जो केंद्र एक तरफ है, केंद्र हमारी तरफ नहीं है, केंद्र दूसरे पाले में है, हम इस पाले में खड़े हैं, उनको कोई केंद्र में जो लोग बैठे हैं, जो वहाँ एमपीज बैठे हैं या यूपी के जो लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, उनका वोट तो लेना नहीं है, उनको यहाँ के लोगों का वोट लेना है। तो यहाँ के लोगों के दिमाग में ये बात घर कर दी जाए कि ये लोग आपका शोषण कर रहे हैं या बाकी भारत असम को का शोषण कर रहा है, तो ये बैठाने से उनको लाभ है, उनको राजनीतिक रूप से लाभ। तो इससे एक नैरेटिव बनाया गया, इस नैरेटिव को वो लोग चलाते गए। तो इससे बाद में ये नैरेटिव जब और मैच्योर हुआ, तब इससे क्षेत्रीय दल बना, असम गण परिषद। तो उनकी थ्योरी यही थी कि अब दिल्ली के शोषण से असम को मुक्त कराएंगे, हमारे शासन में असम का कोई शोषण नहीं होगा। यही चीज़ आगे बढ़कर फिर अल्फा बनी। अल्फा का कहना है कि ये भारत की कॉलोनी है, यहाँ जो भारत की जो मिलिट्री है, ये भारत की जो पुलिस बल है, वो यहाँ कब्जा करने के लिए दखलदारी सेना असमिया में कहा जाता है। तो ये दखल कर रखे हैं यहाँ के लोगों को, यहाँ की ज़मीन को, तो यहाँ कॉलोनी बनाई गई। जबकि कॉलोनी किसे कहते हैं, आप थोड़ा सा यदि गंभीरता में जाए, दरअसल होता है ये है कि जो राजनीतिक नारा होता है उसके लोग गहराई में नहीं जाते हैं कि ये सही है कि गलत है, इसको देखा जाए। नहीं, इतना बड़ा आदमी बोल रहा तो ठीक ही बोल रहा होगा, फिर हमारे लिए तो अच्छे के लिए बोल रहा है, तो ये और ज़्यादा दिल्ली से फंड लाएगा, हमारा शोषण कम कराएगा, तो अच्छा ही है, फिर हमें गहराई में जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन गहराई में जाना चाहिए। मैंने थोड़ा बहुत इस इश्यू को थोड़ा इसका एग्जामिन करने की कोशिश की है। तो इसमें दिखाया है मैंने कि ये जो पूर्वोत्तर में है, पूर्वोत्तर के राज्यों की जो पर कैपिटा इनकम है, वो यूपी, बिहार, उड़ीसा की पर कैपिटा इनकम से अधिक है। फिर यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है, मान लीजिए नागालैंड है या मेघालय है, टोटल पॉपुलेशन में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली हुई है? 1 करोड़ में इतने लोगों को मिली हुई है। उसकी तुलना फिर कीजिए यूपी से, वहाँ एक करोड़ में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली हुई है। ये सब देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो शोषण है, जो कॉलोनी वाली बात है, अब जो भारत ब्रिटिश की कॉलोनी थी तो क्या होता था, वहाँ के लोग आते थे। अभी मैं एक इतिहास की पुस्तक पढ़ रहा था, तो 60 सिपाहियों की एक पलटन है, उस पर एक जो ऑफिसर है वो भी यूरोपियन है। तो ऑफिसर सारे यूरोपियन होते थे और बाकी जनता, बाकी जो सिपाही होते थे वह स्थानीय होते थे। फिर कोई भी जो ICS है, इंडियन सिविल सर्विस, उसमें कौन लोग आते थे? सारे यूरोपियन आते थे। मैंने कहा ना, 60 लोगों की कंपनी पर जो लेफ्टिनेंट है वो भी यूरोपियन है। तो सारे यूरोपियन वहाँ कब्जा। आसाम में क्या हो रहा है, तो यहाँ जो IAS है सारे असमिया है या अच्छे खासे असमिया है। एक IAS ऑफिसर वो दिल्ली जाकर कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन सकता है, होम सेक्रेटरी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक असम का MP वो भारत में जाकर वहाँ का होम मिनिस्टर भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, प्रेसिडेंट भी बन सकता है। तो ब्रिटिश का जब यहाँ कब्जा था, ब्रिटिश की भारत जब कॉलोनी थी, तब क्या कोई भारतीय लंदन जाकर कोई जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका कोई मंत्री बन सकता था क्या? या वहाँ कोई सेक्रेटरी वो भारत का ही सेक्रेटरी नहीं बन सकता था। तो ये दोनों, ये चीज़ गहराई में जाकर देखने की जरूरत है। कॉलोनी बोलने से नहीं होगी। अब असम को का भारत असम में देखिए अलग अलग कई स्थानों का विकास उस ढंग से नहीं हुआ, उनके साथ कुछ वो हो सकता है जितना फंड आना चाहिए नहीं आया, वो एक अलग इश्यू है, उससे इश्यू टू इश्यू देखना चाहिए, मुद्दे के हिसाब से देखना चाहिए। यहाँ के लोगों का जैसे कहना है कि यहाँ की जो बाढ़ की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ की जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम भी है, उसे जो दिल्ली में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उस नज़रिए से नहीं देखता जिस तरह के यूपी की समस्याओं को या दक्षिण भारत के किसी राज्य की समस्याओं को देखता, या जिस तरह कश्मीर को तवज्जो दी जाती है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, गरीबी और बेरोजगारी। वो कहाँ सबसे ज़्यादा है? वो उड़ीसा में, यूपी में, बिहार में, वहाँ सबसे ज़्यादा है।
तो उनके साथ क्या, यदि यहाँ की जो संपत्ति को लूट कर वहाँ डाला जा रहा है तो ऐसी स्थिति क्यों आई? ये तो क्या है, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस ढंग से काम करना चाहिए गरीबी के उन्मूलन के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, इस आर्थिक प्रगति के लिए, वो पूरी तौर पर नहीं हो पा रहा है। उसके अलग कारण है उसको, लेकिन इसको आप ओवर सिंप्लीफाई करके ये नहीं बोल सकते कि हमारा शोषण हो रहा है। तो आपका शोषण हो, वो रुपया कहाँ जा रहा है, ये देखने की चीज़ है। नहीं, जैसे अभी भी आज के दौर में भी, जबकि अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, लोग कहते हैं कि देश के और राज्यों में जो सड़कों की अवस्था है, 4 लेन से 6 लेन 8 लेन बन रही है और ये एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, किंतु असम में उस तरह का, या असम को छोड़ के बाकी के जो राज्य 7 राज्य है वहाँ पर उस तरह का कोई काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। जबकि ये काफ़ी संवेदनशील है, इसका एक रणनीतिक महत्व भी है, 3 तरफ से 4 तरफ से विदेशों से घिरा हुआ है। चीन है उत्तर में, पूर्व में म्यांमार है, दक्षिण में बांग्लादेश। इस पर हो सकता है ध्यान कम दिया गया हो, तो वो मैंने बोला ना, फेलियर ऑफ गवर्नेंस है, तो ध्यान कम दिया गया हो, दिया जाना चाहिए। वो तो इश्यूज हैं, इसके कारण आप ये नहीं बोल सकते ये वो हमारी कॉलोनी है, हमारे यहाँ से, जैसे भारत से जो बहुत ही कम पैसे में यहाँ से जो कपड़े ले जाते थे वहाँ बिक्री का, वहाँ से बना हुआ माल, फैक्ट्रियों में बना हुआ माल यहाँ आता था, तो वैसी स्थिति तो यहाँ नहीं है ना। बना हुआ माल बाहर से आता है, उद्योग धंधों का यहाँ विकास नहीं हुआ है, उसके क्या कारण है वो देखे जाने चाहिए। यही सब बातें मैंने पुस्तक में लिखी है। आपने एक और उसमें टॉपिक है कि असम में किसे चाहिए आज़ादी। आज़ादी की बात अब तो कम पड़ गई है, पर जिस दौर की आप बातें कर रहे हैं, और ऐसे हाँ इससे मिलती जुलती बातें हैं कि आज़ादी का, देखिए आज़ादी की बहुत बात उठाई, जो यहाँ के अलगाववादी जो संगठन है अल्फा, तो उसने आज़ादी की बात उठाई। लेकिन हम बात करते हैं हमारे मित्रों के साथ कि यदि अभी केंद्र सरकार कह दे कि ठीक है आपको आज़ादी दे रहे हैं कल से, तो फिर उनके मुश्किल हो जाएगी, बोले नहीं 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 हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। तो ऐसी स्थिति आ सकती है। जैसे अफगानिस्तान, आज अफगानिस्तान में जो स्थिति है, सभी देश बोलते थे, चीन बोल रहा है, रूस बोल रहा है, पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा बोलता था चले जाओ यहाँ से, चले जाओ अमेरिका को। अब जब अमेरिका जा रहा है तो सबको लग रहा है अरे वाह ये तो अब कैसे होगा, अब तो आगे तो समस्या आने वाली है। तो वैसी ही चीज़ है। तो जो आज़ादी है, जो आज़ादी मांगना एक चीज़ है, लेकिन वास्तव में हमें आज़ादी चाहिए क्या, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। अब हम बात करेंगे जो आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, फिलहाल थोड़े से हाशिए पर जरूर चला गया है, वो है एनआरसी का। आपने इसमें लिखा कि अधर्म में एनआरसी, तो अधर्म में लटकी हुई है ना, क्योंकि एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में काम हुआ और फिर वो अभी अधर्म में लटका हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक अर्जी दी हुई है कि ये सब ऐसे होना चाहिए, यानी ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ फिर से वेरिफिकेशन होना चाहिए इतने % का, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ इतने % का वेरिफिकेशन होना चाहिए। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में उठ नहीं रहा है, कब उठेगा, उसका क्या फैसला आएगा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, तब तक के लिए सारी चीज़ एनआरसी, वो जो अधर्म में एनआरसी को लेके जो लोग अति उत्साहित थे कि एनआरसी की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो जो लंबी समस्या असम में है घुसपैठ की, सारे घुसपैठियों की शिनाख्त हो जाएगी। पर एनआरसी अब तक जितना काम एनआरसी में हुआ है, जो फाइनल लिस्ट आई है, उसके बाद से आपको क्या नहीं लगता कि एनआरसी ने साबित कर दिया कि जो घुसपैठी असम में आए थे उन्होंने अपने कागज पत्र दुरुस्त कर लिए हैं? हमें नहीं कह सकते, हमें तो पता नहीं है ना किसी ने कर लिया है क्या नहीं किया है, लेकिन हमें ये लगता है इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद में, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने, विद्वानों ने शोध करके एक फिगर था, कोई 50 लाख बता रहा था, कोई 60 लाख बता रहा था, कोई 70 लाख बता रहा था, कोई 80 लाख बता रहा था। हमारे यहाँ के एक राज्यपाल महोदय थे, उन्होंने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भी भेजी थी, उसमें शायद 45 और 50 लाख का एक फिगर उन्होंने दिया था कि 50 लाख लोग बांग्लादेश से यहाँ पर ऑपरेशन सर्च लाइट और उसके पहले यहाँ चले आए हैं। अब किंतु जब एनआरसी आई है तो उसमें 18-19 लाख लोगों के ही नाम छूटे हैं। उनमें भी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 18-19 लाख में भी बहुसंख्यक हिंदू बंगाली है और हिंदी भाषी लोग हैं, नेपाली लोगों के नाम भी है और कुछ स्थानीय लोगों के नाम भी उसमें छूट गए हैं। तो मोटा एक आंकड़ा एक सामने ये आ रहा है कि बांग्ला मूल के जो मुसलमान हैं वो उसमें शायद 6 या 7 लाख लोग ही रहेंगे, और इसीलिए शायद सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे रही है और एनआरसी को खारिज करने की बात कर रही है। खारिज करने के लिए अर्जी नहीं दी है, नहीं खारिज करने की अर्जी तो उन्होंने फिर से करने के लिए, किंतु एक सुबुगाहट है कि एनआरसी बेकार है, बेकार की एक्सरसाइज। देखिए किसी समय मेरा भी विचार
था, जैसे 10 साल पहले कि मेरे लेख अगर मैं निकालता हूँ देखता हूँ तो उसमें आता है कि सब लोगों को, उस समय एनआरसी वगैरह चीज़ें नहीं आई थी, लेकिन मैंने लिखा था कि हर व्यक्ति को यदि फोटो आइडेंटिटी कार्ड मिल जाए कि ये भारत का नागरिक है तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन बाद में हुआ नहीं, बाद में रंजन गोगोई के तत्वाधान में इसी काम को आगे बढ़ाएगा। अब वो जो काम हो गया इस स्तर तक आ गया और फेल भी हो गया, यही मैं फेल होना कहूँगा उसे, तो फेल भी हो गया, तब मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि ये इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं थी। तो होना ये चाहिए कि जो जन्म के आधार पर लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए, जिसका जन्म हो गया यहाँ उसे आप नागरिकता दे दीजिए। जन्म प्रमाण पत्र और यहाँ मेरा जन्म हुआ है, इस स्थान पर जन्म हुआ है, इस देश में जन्म हुआ है, उसके आधार पर आप नागरिकता दीजिए, तभी समस्या का हल होगा। वरना आप एक समस्या से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरी समस्या में आप फंसने जा रहे हैं। इसको तो हमने और पेचीदा कर दिया है। पेचीदा हो जाएगी। था, फिर कहा कि माँ बाप में से एक भारतीय होने से होगा, फिर माँ बाप दोनों भारतीय होने पड़ेंगे। हाँ, तो वो आदमी कहाँ जाएगा, इसके कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कोई किसी को। जबकि यूनाइटेड नेशंस या सभी लोगों का यह कहना है कि अभी स्टेटलेस सिटीजन हमें नहीं बनाना है, और ये लोग स्टेटलेस है, 1 लाख लोग स्टेटलेस सिटीजन, 2 लाख लोग स्टेटलेस सिटीजन। और अफसोस की बात यह है कि ये एक मार्जिन पर, मैंने कहा ना भूगोल का बंदी, एक कोने के एक राज्य में ये समस्या सबसे पहले आई, वहाँ एनआरसी बना, तो इस पर भारत के बुद्धिजीवियों में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और जानकारी नहीं है, और इसलिए वे इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। जब हुआ कि एनआरसी सारे देश में की जाएगी, तब एकाएक इस पर लोगों की नज़र आई और लोगों ने इसकी स्टडी की, कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, कहा कि ऐसा ऐसा है, तो ये चीज़ है, ये कहाँ तक फिजिबल है, नहीं है, ये सारी बातें उठाई। वरना इसे असम की एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स मसला या असम का अपना कोई मसला छोटा मोटा वैसे करके इसे देखा जा रहा है। लेकिन ये जो चीज़ है नागरिकता का मुद्दा, ये सारे भारत से संबंध रखता है। इस पर एक नीति बननी चाहिए कि इसके माँ बाप में से एक भारतीय है, एक बाहर का है जो अपनी नागरिकता प्रूफ नहीं कर पा रहा है, तो उस दंपति का क्या होगा, उस बच्चे का क्या होगा। हम लोगों ने एनआरसी पर लोगों की सहायता करने के लिए कैंप लगाया था, उसमें ऐसे ऐसे लोग आए। एक उदाहरण देता हूँ कि एक दंपति आए, वो दोनों भारतीय हैं, उनका बच्चा जो है 14 साल का जो वो था, एडल्ट नहीं था, तो वो है बोला फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, तो वो कैसे हो सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं। तो इस सारी चीज़ से निकलने का एक ही तरीका है कि जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाए। हालांकि ये होने वाला नहीं है, ये होते ही एक बहुत सी साधारण चीज़ है जो सीए है जब आई, उसे मैं साधारण ही कहूँगा, वो जब आया इतना हल्ला गुल्ला हुआ, तो बोलेंगे जन्म के आधार पर नागरिकता देना, वो तो कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, हमें जन्म के आधार पर नागरिकता चाहिए, हमें अमेरिका में हमें चाहिए, लेकिन यहाँ हम दूसरे अलाउ नहीं करेंगे। एक साहित्य की बात अब करते हैं कि आपने लिखा है कि साहित्य के प्यार में लगते हैं हर बरस मेले। हाँ, तो ये भारत में दूसरे लोगों को पता नहीं है कि साहित्य को लेकर यहाँ इतने ज़्यादा उत्साह है। यहाँ हर साल, पहले हर साल होता था, अब 2 सालों से होता है, तो इतने लाखों लोग उस साल में 2 बार नहीं, अब होता है 2 साल में 1 बार जो मुख्य अधिवेशन होता है, और एक छोटा अधिवेशन होता है 1 साल अच्छा, में। वो साहित्य सभा की, मैं बुक फेयर की बात कर रहा हूँ। हाँ, असम नहीं, असम साहित्य सभा का अधिवेशन है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ लोग, कोई ज़रूरी नहीं है सब साहित्य पढ़ते ही हैं, सब जानते ही हैं, लेकिन जो साहित्य सभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी वो निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो लोग देखते हैं अच्छा कौन है, कनक संडे का कौन है, या लखीनंदन बोरा कौन है, अच्छा वो है, लोग दिखाते हैं एक दूसरे को। और वो जो अधिवेशन होता है मुख्य अधिवेशन, उसमें लाख आदमी सुनने वाले होते हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन असम साहित्य सभा के अधिवेशन में जाना है, वो जाना भी एक गौरव का विषय है कि मैं असम साहित्य सभा के अधिवेशन में जाकर आया हूँ। तो वहाँ इतनी भीड़ होती है, मैं पहले जाता था, तो आजकल नहीं जाता, क्योंकि वो वहाँ इतनी धूल, फिर क्योंकि एक किसी मैदान में किसी खेती के मैदान में वो लगाया जाता है दिसंबर के महीने में, जब धान कट चुका होता है, तो वहाँ पंडाल, तो इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है। और तो ये सब चीज़ें, तो धूल उड़ती मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, ये आप इसे समझ सकें। तो असम के बाहर के लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो वो है, उसमें मैंने थोड़ी आलोचना भी की है, तो उस दृष्टि से मैंने अपनी दृष्टि से उसको देखा है, तो वो मैंने लिखा है इसमें। अब सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है, जो आज भी और पिछले 40-50 वर्षों से असम के हर व्यक्ति को कचोटता है, वो है असम में बांग्लादेशी, और आपने भी एक पूरा का पूरा इसमें चैप्टर लिखा है कि असम में बांग्लादेशी। हाँ, तो वो एनआरसी की हमने बात की, उसमें लगभग चीज़ आई गई है। तो बांग्लादेशी, अब बाहर के लोगों को पता नहीं है,
तो इसलिए लिखा है कि वहाँ तो एक लोगों को जान लेना चाहिए, जो बांग्लादेश से आए हैं वे सारे मुसलमान ही नहीं हैं, हिंदू भी अच्छी खासी संख्या में हैं। 2 नंबर, असम में जो जितने भी मुसलमान हैं वो सारे बांग्लादेशी ही नहीं हैं, बांग्लादेश से आए हुए नहीं हैं। बांग्लादेशी का मतलब 2 हो जाता है। लोग आजकल किसी को कोई जो दैनिक मजदूर रखता है, किसी बांग्लादेशी को ले आओ, किसी बांग्लादेशी को रख लो, इस ढंग से बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है। वो बांग्लादेशी का मतलब हो गया एक बांग्ला मूल का, पूर्वी बंगाल मूल का, जो हो सकता है 1930, 40, 1947 के पहले, 1960 में कभी भी आया, वो पूरी तरह से भारतीय नागरिक है। उसके बच्चे, उसके पोते सब भारतीय नागरिक है। एक बांग्लादेशी का मतलब होता है आज जो बांग्लादेश राष्ट्र है उससे वो इलीगली आया है तो वो बांग्लादेशी है। तो एक तो ये दोनों चीज़ हो गई। और एक हो गया आपके जो मुसलमान के बारे में, तो जो यहाँ के जो स्थानीय मुसलमान हैं, असमिया मुसलमान हैं, वो कोई बांग्लादेश से नहीं आए हैं। तो ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि जो असमिया मुसलमान का मतलब ही बांग्लादेशी है। और कई लोग जैसे एनआरसी वाले में मैंने जो भारत में के कई राज्यों में इसका समर्थन हुआ एनआरसी का, क्योंकि वो लोग सोचते थे, और एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसने भी इसका बड़ा बढ़-चढ़ के समर्थन किया और कहा कि सारे भारत में इसे लाएंगे। तो मुझे लगता है उनके दिमाग में कहीं था, वो उसे ठीक से जानते, वो बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन उन्हें एनआरसी क्या पता नहीं था। तो वो सोचे कि इससे मुसलमानों को तकलीफ होगी तो इसे लाना चाहिए। तो जो कि उनके एजेंडा में मुख्य रूप से सबसे ऊपर रहता है कि जिस चीज़ से मुसलमान को तकलीफ हो वो उस चीज़ को हमें पहले करना है। तो एनआरसी लाने से उन्हें तकलीफ होगी, क्योंकि ऐसे असम से रिपोर्टें आ रही है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तब उन्होंने कहा कि सारे देश में इसे लाएंगे। तो बाद में फिर पता लगा, किसी ने बताया होगा कि ऐसा नहीं है, इससे हिंदुओं को भी तकलीफ होती है। तब वो फिर ठंडे बस्ती में उसको डाला गया। सही बात है। एक है इसमें, कल ही मुख्यमंत्री ने कहा था, आपने भी सुना होगा, कि ये जो खिलंजिया मुसलमान है, स्थानीय मुसलमान है, और खिलंजिया मतलब स्थानीय मुसलमान जो है, जो यहाँ के मुसलमान हैं, और जो मियाँ मुसलमान हैं, दोनों का धर्म एक हो सकता है, किंतु दोनों की संस्कृति अलग है, पूरी तरह से अलग है। उन्होंने दोनों के बीच में एक जो कहते हैं कि डिफरेंस की रेखा एक खींचने की कोशिश की थी, कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो संस्कृति के हिसाब से अन्य असमिया लोगों के करीब है, किंतु धर्म उनका बांग्लादेशी, जो मियाँ मुसलमान कहते हैं, बंगाली मूल के मुसलमान हैं, उनका धर्म एक हो सकता है। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि मियाँ मुसलमान अलग है और हमारे यहाँ के मुसलमान हमारे। तो देखिए, वो तो एक राजनीतिकों की बातें हैं, तो उनका कहाँ क्या एजेंडा रहता है और कैसे। तो एक जो राजनीति का जो राजनीतिक के जो हित है, राजनीतिक के जो हित है, वो जरूरी नहीं हमारे ही हित हों। तो वो क्या सोच के बोल रहे हैं, कौन सी जो लोगों में कैसे दीवार बनाई जाए, कितनी ज़्यादा दीवार, कहाँ दीवार तोड़नी चाहिए, क्या बनानी चाहिए, किससे उनको फ़ायदा है, तो वो गुणा भाग करके वो बोल रहे हैं। तो उसमें हमारी टिप्पणी देनी जरूरी नहीं है। धन्यवाद विनोद जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि पाठक इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे। असम के बारे में विनोद जी ने हालांकि कहा कि जो असम के बाहर के लोग हैं वो उनके मूल रूप से ऑडियंस है, वो चाहते हैं कि वो इसे पढ़ें, किंतु मैं असम में मैं पैदा हुआ, असम में रहा, पर मैंने भी इस किताब को पढ़ी, पूरी तरह से पढ़ा है, और काफ़ी जो जानकारियाँ मुझे नहीं थी वो जानकारियाँ मुझे मिली है। मैं कहूँगा कि मस्ट रीड बुक है ये। बने रहिए थर्ड आई न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।